लद्दाख की दुर्गम पहाड़ियों के विस्तार में साधना का एक स्वर गूंजा, अध्ययन का एक सूर्य आलोकित हुआ। बौद्ध मठों से गूंजते मंत्रोच्चारों की ध्वनियों के बीच शोधार्थी के अथक प्रयासों को विस्तार मिला। तिब्बती ग्रंथों, अध्ययन, मनन और चिंतन की नई परंपरा का उदय हुआ। तिब्बती भाषा के कई रहस्य खुले। तिब्बती भाषा, व्याकरण, काव्य और बौद्ध धर्म के इन विषय सूत्रों को खोज रहा था एक शोधार्थी, एक घुमक्कड़ साधु, एक हंगेरियन मनीषी, जिसे विश्व अलेक्जेंडर चोना द करोश के नाम से जानता है। The name of Alexander Csoma de Kőrös, or as we Hungarians call him, Körösi Csoma Sándor, is definitely the most important name in the Hungarian relations. Not only in the field of culture, but in all relations between Hungary and India. He is a scholar of extraordinary excellence who opened up new gates between these two countries, which all of a sudden made the two countries near to each other, brought the two countries near to each other, and opened up new fields in the scholarly work, made example for a host of scholars coming after him. चोमा की गाथा चिंतन में मगन, शोध में डूबे एक तपस्वी की कहानी है। अलेक्जेंडर चोमा का जन्म हंगरी के ट्रांसिल्वेनिया हारो मजेक के कुरोश में हुआ। Alexander Csoma de Kőrös was born in 1784 in a tiny Hungarian village in Transylvania. He belonged to the Széklers, as he himself called himself, Século-Hungarian. चोमा का जन्म हंगरी के जिस करोश में हुआ था वो एक खूबसूरत घाटी में बसा है, जो अपनी खूबसूरत लकड़ी की दस्तकारी की चीजों के लिए मशहूर है। अपने गांव की कलात्मकता की छाप चोमा पर पड़ी, जबकि ये गांव उन लोगों का गांव है जो हमेशा तुर्कों से अपनी सीमा की रक्षा करने में लगे रहते थे। Csoma belonged to a very poor family. However, in his very young age, he expressed his very bright talent. He could remember whatever was told to him. Being a very poor family, it was very difficult for them to get the young Alexander educated. However, with the scholarship, he could get to the most prestigious Hungarian Protestant college in Transylvania in Nagyenyed, where he showed his bright talent and developed very, very fast in studies, learned a couple of languages, and learned a lot of science. लगन चोमा की शक्ति थी। वो कम बोलते और कम खर्च करने वाले युवक थे जो सिर्फ अध्ययन करना जानते थे। चोमा ने अपनी पढ़ाई को बड़ी ही गंभीरता से लिया। अध्यापकों को उनसे इतना लगाव था कि वो उन्हें अतिरिक्त समय में पुरातन साहित्य और गणित के विषय पढ़ाते। जब चोमा गोरिंगेन विश्वविद्यालय में भर्ती हुए तो वो उस समय के इतिहासकार और प्राचीन विद्या के विद्वान प्रोफेसर इचहान के संपर्क में आए। प्रोफेसर इचहान से एक बार चोमा को पता चला कि कुछ अरबी पांडुलिपियों में मध्य युग और हंगरी के बारे में जानकारी है। तब चोमा ने इन पांडुलिपियों को पढ़ने के लिए अरबी भाषा सीखी और उसे सिद्ध कर लिया। कॉलेज में उन्हें इतिहास प्रिय विषय था, जिसमें हंगरी के लोगों का उद्भव और विकास के बारे में पढ़ाया जाता था। बस चोमा ने उनके बारे में पता लगाने की ठान ली।
a brilliant student, later he got a scholarship to Germany and developed his skills in Göttingen. In Göttingen, he got acquainted with that time scientific views that the origin of Hungarians go back to Central Asia, which completely coincided with the tradition of the Széklers in Transylvania, where Csoma himself belonged to. ऐसे कम व्यक्तित्व होंगे जैसे चोमाडी कोरस का था। हंगरी में पैदा हुए, प्रारंभिक जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। उसके बाद अचानक उनके मन में ये बात आई कि आखिर में हंगेरियन लोगों का उद्भव कहाँ हुआ, स्रोत क्या है, और ऐसा लगा कि उनका स्रोत पूर्व में है कहीं। उसकी खोज में वो चल निकले हंगरी से। चोमा ने 36 साल की उम्र में अपने जीवन की एक महत्वपूर्ण यात्रा शुरू की थी, अपने अतीत की खोज की यात्रा। यायावर करोश अब विचरना चाहते थे, पंछी उड़ना चाहता था। He had no money and the scientific institutions could not support that idea that time, as Hungary itself was quite a poor country. This idea was very much supported, of course, only spiritually, but no sources could be brought to support this big project. However, Csoma did not give up, and he decided to go by foot without any money to Central Asia. उन्हें अपने से किया हुआ घुमक्कड़ी का वादा याद था। 1819 में मित्रों के बहुत समझाने के बावजूद भी चोमा ने पूर्व की ओर प्रस्थान किया। मुश्किल यात्रा के लिए जाने वाला वो युवा विद्वान सिर्फ हल्के फुल्के कपड़ों में था, मानो टहलने जा रहा हो। जबकि वो जिस यात्रा पर निकल रहे थे वो धरती के अंतिम सिरे को छूने जैसी थी। Everybody wanted to tell him that it is impossible, however, being very constant in this idea, he left the country. Csoma belonged to the Széklers, who were a kind of border guard, military people. So he belonged to the military service, and no passport was allowed to give to him. However, this did not stop him. He got just a border pass to go to the neighboring Romania, to Bucharest. However, from Bucharest he continued his trip to Constantinople. वो एशिया में प्रवेश करना, उन्होंने यूरोपीय तट से जहाज लिया। फिर मिस्र होते हुए चोमा सीरिया गए, जहां से पैदल ही मेसोपोटामिया पहुंचे। उसके बाद चोमा टिग्रिस होते हुए बगदाद पहुंच गए। ये यात्रा उन्होंने कुछ पैदल और कुछ नाव पर की। How dangerous a trip was through these regions, especially without any money. Of course, he had to be very steadfast, and without any special needs. He ate whatever he could, he slept wherever the night fell, and he had to endure all the tiresome journey throughout these lands. With the support of the caravans, however, he could get to Tehran. बगदाद उन दिनों परियों का देश कहलाता था। उसकी खूबसूरती के चर्चे दुनिया भर में थे। तब ज्यादातर लोग काफिलों में चला करते थे, इसीलिए चोमा भी एक काफिले में शामिल हो गए। वहां से वो फारस की राजधानी तेहरान पहुंचे। तेहरान पहुंचने में उन्हें करीब 1 साल लग गया। यहाँ उन्होंने अपनी
अंग्रेजी, सवारी और फारसी भी सीखी। चोमा ने अपनी बची खुची पूंजी, अपने विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्र, अपना पासपोर्ट और कुछ अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने मददगारों के पास ही एक पुर्जे के साथ छोड़ दिए। अगर मैं बुखारा के रास्ते पर मर जाऊं या फना हो जाऊं, तो मेरी ये अमानत मेरे परिवार तक पहुंचा दीजिएगा। मरुस्थलों, पहाड़ों और मैदानी इलाकों से होते हुए चोमा बुखारा पहुंच गए। तेहरान में वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सके क्योंकि चर्चा थी कि वहां पर रशियन आर्मी के कुछ टुकड़ियां रहेंगी। तो तेहरान में उन्होंने अपने जिनके यहाँ ठहरे हुए थे उनको अपनी सारी यूनिवर्सिटी की डिग्रियां दे दी कि मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ और अगर मैं नहीं लौट पाऊंगा तो ये डिग्रियां हमारे परिवार को वापस दे दीजिएगा। मात्र उनके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण था वो उनकी डिग्रियां थी। वहां से चलने से पहले चोमा ने अपना एशियाई नाम रखा सिकंदर बेग। अलेक्जेंडर को भारत में हम लोग सिकंदर ही कहते हैं। उन्होंने स्थानीय कपड़े पहने और मुंह किया मंगोलिया की तरफ। खाइबर पास करते हुए लाहौर आए। लाहौर के बाद फिर कश्मीर पहुंचे। जून महीने में कश्मीर पहुंचे 1820-21 में। वहां पर संजोग से उनकी मुलाकात हो गई मूर क्रॉफ्ट से। मूर क्रॉफ्ट घोड़ों के व्यापारी थे, घोड़ों के विशेषज्ञ थे। दोनों में बात होने लगी। मूर क्रॉफ्ट ने कहा कि जब आप अध्ययन करना चाहते हैं तो तिब्बत के स्रोत ऐसे हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है। आप तिब्बत क्यों नहीं जाते? और वहां आपको अद्भुत, वहां पर आपको सामग्री मिलेगी, पांडुलिपियां मिलेगी। तिब्बती भाषा ऐसी भाषा है जिसके बारे में पश्चिम के लोगों के बारे को कोई जानकारी नहीं है। तो उनसे प्रोत्साहित होकर के चल दिए तिब्बत की ओर। अंग्रेज मूर क्रॉफ्ट की मदद और प्रेरणा से चोमा का रुझान तिब्बती भाषा, संस्कृति और बौद्ध धर्म की तरफ मुड़ गया और इस कार्य के लिए उन्हें लामा सांगे पोंचोम के रूप में गुरु भी मिल गया। यहाँ जीना बड़ा दुश्वार था, परिस्थितियां बड़ी विकट थीं, पर चोमा का संकल्प और समर्पण गजब का था। In the West Himalayas, he went to Tibetan monasteries, and with the help of some very, very talented and very, very knowledgeable lamas, he could learn that language. There was a host of books and libraries in these monasteries, and there came a big discovery that a lot of Sanskrit language literature of Buddhist religion, which was lost in its original form in Sanskrit, survive in translations in these libraries in the Tibetan language. चोमा एक तपस्वी की तरह बौद्ध मठों में जाते, रहते और वहां की विभिन्न पहलुओं, ग्रंथों और संस्कृति का अध्ययन करते। करीब 10 वर्षों तक अध्ययन का ये सिलसिला चलता रहा। इस दौरान चोमा के हाथ कई प्राचीन ग्रंथ लगे। वहां पर फिर ज़ंस्कार पहुंचे। ज़ंस्कार में उन्होंने लामाओं से दोस्ती कर ली। अद्भुत बात है कि लामाओं ने उनके साथ एक संबंध अच्छा बना लिया और कहते हैं कि ठंड के दिनों में, आप जानते हैं उधर कि ठंड कैसी होती है, -0 डिग्री टेम्परेचर, उसमें जो है एक गुफा में रहते थे। ऊपर तो निकल ही नहीं सकते थे। गुफा में 9 बाई 9, 9 फीट बाई 9 फीट के एक कमरे में कहते हैं कि चोमा डी कोरस अपने लामा के साथ सुबह से रात तक संस्कृत, ये तिब्बती
पांडुलिपियों का अध्ययन करते थे। ये ग्रंथ उनके विशद अध्ययन के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। इन्हीं ग्रंथों के माध्यम से उन्होंने भारत का इतिहास, यहाँ के धर्म, तमाम आयामों का अध्ययन किया। इस बीच जबकि अध्ययन और जीवन यापन का संघर्ष वो एक योगी की तरह कर रहे थे, उनके हाथ एक धरोहर लगी। उन्हें मिला पवित्र बौद्ध ग्रंथ, जिसके बारे में ये समझा जा रहा था कि वो कहीं समय के साथ साथ लुप्त हो गया है। वास्तव में ये बौद्ध ग्रंथ तिब्बती अनुवाद के साथ सुरक्षित था। इस ग्रंथ का अध्ययन करते हुए चोमा ने 1836 से 1839 तक अनवरत कठिन प्रयासों के बाद इस बौद्ध रचना का अध्ययन किया। इन ग्रंथों में बुद्ध से जुड़े तत्व, बुद्ध का जीवन और बौद्ध दर्शन और धर्म का विराट सामने आता है। बौद्ध धर्म प्रचलित था, लेकिन बुद्ध का व्यक्तित्व, उसके बारे में बहुत कम ज्ञान था। जब ये चोमा डी कोरस पढ़ते गए, तब उनको न केवल बौद्ध धर्म के बारे में, बल्कि बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में उनको जानकारी मिली। 1836 की बात है। 1836 का जो एशियाटिक सोसाइटी की पत्रिका है, एशियाटिक रिसर्चेस, उसे अगर आप देखें, उसमें आपको मिलेगा कि एक लेख है चोमा का, जिसने उसमें बुद्ध के जीवन को 12 भागों में बांटा है। पहला, बुद्ध का अवतार के रूप में आना। दूसरा, उनका जन्म होना। तीसरा, उनका विवाह होना। चौथा, उनका परित्याग। पांचवा जो है उनका बुद्धत्व प्राप्त करना, ईवल शक्तियां जो है, शैतानी शक्तियां, उनके विरुद्ध जा करके उसके बाद धर्म चक्र परिवर्तन करना। तो ये सारा 12 भागों में उन्होंने जैसे बुद्ध के जीवन को समेट लिया। संभवतः बुद्ध के व्यक्तित्व के बारे में, कि बुद्ध एक सही माने में एक व्यक्ति थे, यह शायद पहला लेख माना जाएगा। It was Choma de Koros who first brought to light many unknown chapters of Buddhist history, many unknown chapters. Even today, the light he has given to us, even today we are following that. For example, there was a system in Central Asia. It was Choma de Koros who first wrote about that system. The system is known as Kala Chakrayana. That was first brought to light, brought to the information of scholars by Choma de Koros. And after Choma de Koros, there have been lot of people, but nobody has been able to prove the writings of Choma de Koros wrong or futile. यही नहीं, इस मनीषी ने सबसे पहले संस्कृत तिब्बती शब्दकोश की विवेचना की, उसका गहरा अध्ययन प्रकाशित किया। Choma de Koros, his dictionary, his great work Mahabhutpatti, that is terminological dictionary, Tibeto-Sanskrit terminological dictionary, that is Choma de Koros. चोमा ने संस्कृत तिब्बती शब्दकोश का निर्माण किया। निसंदेह ये उनके जीवन का एक बहुत बड़ा योगदान था। Without Choma de Koros, Indo-Tibetan studies, Indo-Tibetan culture would not have developed as it is today. चोमा दो कोरोश ने तिब्बत का अध्ययन खत्म कर लिया। उन्होंने पूरे तिब्बती शास्त्रीय साहित्य का सर्वेक्षण किया। ये साहित्य 2 महान संग्रहों में संकलित है, काग्युर और संताग्युर। काग्युर के 104 खंड थे, प्रत्येक 500 से 700 पृष्ठों तक। इनमें नीतिपरक और नैतिक मूल्यों से संबद्ध 1083 अलग किस्म के काम थे। संताग्युर विज्ञान का विश्वकोश था, जिसके 225 खंड थे। प्रत्येक का वजन करीब 5 पौंड होगा। उस समय काग्युर की एक प्रति की कीमत 7000 बैल के बराबर थी, जो
600 पौंड के करीब बैठती थी। जिन मठों और गुम्पाओं में चोमा अपना अध्ययन कार्य करते थे, उसमें ये सीने तक की ऊंचाई तक तरतीबवार रखे हुए थे। एक से दूसरे खंड की ओर जाने के रास्ते बने हुए थे। इन ग्रंथों को कई तरह के कागजों और कपड़ों की तह में लपेट कर रखा गया था। जब कभी चोमा खड़े खड़े इन ग्रंथों के अध्ययन करते तो उनका सिर्फ सर दिखाई देता, और जब वो बैठ जाते तो लगता कि चारों ओर से ग्रंथों की दीवारों से घिरा कोई योगी बैठा है, बिल्कुल बेखबर। तिब्बत से चलते वक्त उनके साथ नायाब पुस्तकों का भंडार, ग्रंथ और पांडुलिपियां थीं। तिब्बती जीवन, वहाँ का जन जन, वहाँ का आकाश और संपूर्ण विस्तार चोमा के जीवन का हिस्सा बन गया था। This great discovery came to the knowledge of the that time most important scientific scholarly institution, the Royal Asiatic Society in Calcutta. चोमा अब कलकत्ता पहुंच गए थे। 1831 में जब वो कलकत्ता स्टेशन पर उतरे तो चोमा के सामान को ढोने के लिए स्टेशन भर के कूलियों को लगाना पड़ा। 8 साल तक मठों की जिंदगी गुजारने के बाद चोमा ने कलकत्ता जैसा महानगर देखा। 5 मई 1831 को चोमा सरकार के सचिव श्री सिम्पसन से मिले। उन्होंने ये सारा साहित्यिक जखीरा जो अपने साथ लाए थे अधिकारियों के यथासंभव उपयोग के लिए दे दिया। चोमा के बारे में अभी तक सिर्फ सुना गया था, उन्हें देखने की लालसा भी छोटे बड़े अधिकारियों और विद्वानों को थी। उन दिनों जो विद्वत्ता का प्रमुख केंद्र था वो था एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता स्थित एशियाटिक सोसाइटी। वहाँ उन्होंने बात की एशियाटिक सोसाइटी में। एशियाटिक सोसाइटी में संजोग से उन दोनों एक बहुत बड़े विद्वान जनरल सेक्रेटरी थे जेम्स प्रिंसेप। उन्होंने इनका स्वागत किया। वो वहाँ पहुँचे और उनको पोस्ट दे दी गई लाइब्रेरियन की। लाइब्रेरियन के रूप में उनको 50 रुपये महीने की तनख्वाह दी गई, फिक्स की गई। चोमा डी कोरस ने कहा कि हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, इतने पैसे लेके मैं करूँगा क्या। और उन्होंने मात्र 2 महीने की तनख्वाह उठाई। अगर आप एशियाटिक सोसाइटी में जाएं तो वो आपको कमरा देखने को मिलेगा जिसमें चोमा डी कोरस कई साल तक रहे। आज के युग में ताज्जुब होगा कि कैसे एक आदमी इस कमरे में इतने साल गुजार सकता है। हम लोग सॉलिटरी कन्फाइनमेंट की बात करते हैं, ही वॉज ऑलमोस्ट इन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। वहाँ रह करके चोमा डी कोरस ने तिब्बती डिक्शनरी अपनी तैयार की। इन शब्दकोशों को एशियाटिक सोसाइटी ने प्रकाशित किया। अंधेरों में टिमटिमाती रोशनी में ज्ञान के बड़े प्रकाश को खोजना उनका ध्येय था। You know, Lord Bentinck, when he visited Calcutta, when he came to this Asiatic Society, he was inspired by the simple living style of Choma डी कोरस and promised all help for the publication of his writings. डिक्शनरी ऑफ टिबेटन लैंग्वेज जब छपी तो उसके कारण एशियाटिक सोसाइटी को जितनी प्रसिद्धि मिली कम प्रकाशनों पर मिली। जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया, उस किताब की प्रति को विभिन्न देशों में दूतावासों में भेजा। और अभी भी अगर आप एशियाटिक सोसाइटी के अभिलेखागार आर्काइव्स को देखें तो उसमें वो सारी चिट्ठियां मिलेंगी जिसमें बाहर के विद्वानों ने चोमा के योगदान की तारीफ की है, टिबेटन डिक्शनरी की तारीफ की है। जैसे विलियम जोन्स ने संस्कृत को विश्व के स्तर पर स्थापित कर दिया, उसी तरह हम कह सकते हैं कि चोमा डी कोरस ने तिब्बती भाषा को विश्व के स्तर पर स्थापित कर दिया। They provided the key to the libraries in the Tibetan monasteries, which was inaccessible for the Western scholarship so far. As if Choma opened
a door wide, and he could cast a light to the, until that time, dark pages of Indian history. From these sources, a lot of Tibeto-Sanskrit texts could be available. These texts are of various character. They are historical, literature, poetry, philosophy, but also such practical things as metallurgy, medicine. So a vast medieval Indian knowledge, and even older than medieval knowledge, was opened now, which was lost as the original Sanskrit sources were not available anymore. However, fortunately, they survived in Tibetan translations. एशियाटिक सोसाइटी के साथ काम करने के बाद वो फिर 1842 में तिब्बत चले गए। अब खोज का विषय अपने देश के पूर्वजों का इतिहास, अपने से पहले आए हंगरी विद्वानों के कार्य का शोध करना था। परिस्थितियां दुरूह थीं। झोपड़ी नुमा घर में वो रहते थे। Chomati Koros, for example, Chomati Koros used to sleep on a mat on the floor, surrounded by boxes of books. Surrounded by boxes of books. He had no food to eat excepting a very small amount, quantity of rice and tea. He was very fond of tea. That was his living. And with that living, with that energy, unlimited energy, indomitable energy, he just carried on with his study on Indo-Tibetan culture. That was his first love and last love. लेकिन तभी यहाँ रहते हुए वो मलेरिया की चपेट में आ गए और 1842 में दार्जिलिंग में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। चोमा तिब्बती साहित्य, बौद्ध दर्शन का गहरा अध्ययन तो कर पाए, लेकिन अपने पूर्वजों के इतिहास की खोज अधूरी रह गई। लेकिन इस साधक की कब्र आज हंगरी से आने वाले हर यात्री के लिए महत्वपूर्ण तीर्थ की तरह है। The greatest Hungarians kept the picture of the grave on his table to remind always the steadfastness and the very, very deep love of Choma for his homeland. He wrote on this picture the following lines. He was searching the cradle of the Hungarians and until he collapsed under his burdens. He is sleeping in his eternal dream in a faraway land, but he is living in the heart of all good Hungarians. तिब्बती विरासत को एक विराट मिला। विराट का विराट से मेल करवाना ही उद्देश्य था चोमा के यायावर मन का।